नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की खबर से, जहां पर प्याज की खेती करने वाले किसान काफी परेशान हैं। बाजार में प्याज के उचित दाम ना मिलने से उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार कई कदम उठाने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर ना के बराबर है। वहीं प्याज के उचित दाम ना मिलने से नाराज एक किसान ने अपनी फसल को खेत में ही जला दिया। अपनी 1.5 एकड़ की फसल पर प्याज उपजाने वाले कृष्णा डोंगरे को जब पता चला कि उनको अपनी फसल के दाम केवल 25,000 रुपए मिलेंगे, तो उन्होंने अपनी फसल खेत में ही जला दी, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे उन्हें प्याज मंडी में ले जाने में लगते। उन्होंने अपने खेत में करीब 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन लागत भी नहीं निकल पा रही थी। अभी महाराष्ट्र में जगह जगह पे आपने देखा तो प्याज के रेट अगर देखे 200, 300, 400 रुपए बन रहे। इसको प्याज उगाने के लिए 1.25 लाख रुपए तक खर्चा आया था और मार्केट में लेके जाने के लिए 30,000 रुपए खर्चा आने वाला है। अगर ये रेट से प्याज चला गया तो जेब से पैसे जाने वाले। इस आधार से केंद्र और राज्य की कुछ उनके दिमाग में कुछ आए कि किसान के पीछे खड़ा रह सके, इसके कारण मेरे को प्याज जलाना पड़ा। कृष्णा डोंगरे के ठीक बगल वाले खेत में 60 साल के भास्कर अहिर ने 2 एकड़ खेत में प्याज की खेती की है। फसल तैयार होने में अभी करीब 2.5 महीने बचे हैं, लेकिन अपने पड़ोसी के हालात देख वे चिंतित हैं। काय करणे, शेवट तर पर्याय सोडूनच देणे असं, बाकी काय। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो खेती करना छोड़ना पड़ेगा। आज 300 रुपए की मजदूरी है। इस दाम में केवल मजदूरी का पैसा ही निकलेगा। खुद के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। स्वतःला काही एक राहणार नाही, रात्र दिवस राबूनही काही मिळत नाही। एशिया के सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासल गांव में चल रही नीलामी में भाऊ साहेब घोड़े जैसे कई किसान पहुंचे हुए हैं। अपने 6 क्विंटल प्याज के लिए भाऊ साहेब घोड़े को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल 355 रुपए मिले। भाऊ साहेब जैसे कई किसान हैं जिन्होंने नुकसान में प्याज को बेचा है। माझं 2 लाख रुपए कर्ज आहे माझ्यावर आणि हे कांद्याचे झाले। मुझ पर 2 लाख का कर्ज है। इस प्याज के उपज के लिए मुझे 75,000 खर्च करना पड़ा, लेकिन खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। कर्ज कैसे भरूं? सरकार से क्या कहें? आज तक सरकार ने क्या किया है? सरकारनं आतापर्यंत कधी काय केलं तर आता करायचे। को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ? अभी नुकसान है। नुकसान है। कितना, कम से कम कितना होना चाहिए था? अभी 1200 तो 1400 रुपए 1200 से 1400 होने, 712 रुपए के, यानी 7 रुपए के अनुसार इन्होंने 1 किलो प्याज बेचा है, और इनका कहना है कि कम से कम 12 रुपए से 15 रुपए बिकना चाहिए। कितने में बेचा? 300 रुपए में बेचा है। 300 रुपए में। हाँ। और कितने में बेचना चाह रहे थे आप? कम से कम 1500-1600 रुपए जाना 1500 चाहिए थे। भारी नुकसान झेलते हुए भी किसान अपना प्याज बेचने को मजबूर हैं। इस साल बम्पर प्याज होने के कारण सप्लाई बढ़ी है। जो प्याज बाजार में है उसकी गुणवत्ता कम होने के कारण किसान उसे जल्द बेचना चाहते हैं। गर्मी में प्याज के खराब होने का अंदेशा है। बांग्लादेश, सऊदी और श्रीलंका में निर्यात के समय लगने वाले कर के कारण मांग में कमी आई है। सरकार ने नाफेड के जरिए प्याज खरीदने का ऐलान किया। बाजार की तुलना में यहाँ पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आने वाले किसानों की संख्या कम है। ज़्यादा से फार्मर को ये मालूम नहीं इधर नाफेड की खरीदी चल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डरते हैं कि नाफेड का पेमेंट 10 के 12 दिन से ज़्यादा आ जाता है, और मार्केट मंडी में जो पैसा मिलता है वो कैश पेमेंट मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर आते नहीं इधर। किसान सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं, और इसी के चलते बाजार के बाहर वो प्रदर्शन करने से लेकर अपने खेत जला रहे हैं। महीनों तक अपने फसल पर मेहनत करने के बाद उसे इस तरह से जला देने से पता चलता है कि ये किसान कितने परेशान हैं। दरअसल जिस तरह से बाजार में अभी इसके दाम चल रहे हैं, इन किसानों का बर्बाद होना तय था। इस किसान ने बस बाजार जाकर किसी सेठ के हाथों बर्बाद होने से खुद अपनी फसल को जलाकर बर्बाद होना सही समझा। सवाल यह है कि किसानों की परेशानियां तो बरकरार है, लेकिन क्या कोई सुन रहा है? क्योंकि अब तक सरकार की ओर से इनकी समस्या का समाधान दिलाने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। नासिक से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। पीएम मोदी ने प्रचंड गर्मी को देखते हुए अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की, और इस बैठक में फसलों पर मौसम के प्रभाव की चर्चा हुई। साथ ही पीएम ने निर्देश दिया कि गर्मी में लगने वाली आग को देखते हुए सभी अस्पतालों में आग का ऑडिट किया जाए। इसके साथ ही मीटिंग में
जंगलों की आग से निपटने पर भी जोर दिया गया। पीएम ने आईएमडी को खास निर्देश दिए कि मौसम पूर्वानुमान ठीक से तैयार करें। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके पटना के आवास पर पूछताछ की। इसके बाद मंगलवार को लालू यादव के साथ इस संबंध में पूछताछ की जाएगी, जिसकी पुष्टि तेजस्वी यादव ने की। जैसे सीबीआई टीम के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर आने की खबर आई, आरजेडी कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में जमा हो गए। उस समय वहां तेज प्रताप यादव तो थे, लेकिन तेजस्वी यादव राजभवन में एक कार्यक्रम के बाद सीधे विधानसभा पहुंच गए, लेकिन उन्हें सब जानकारी थी। सीबीआई की टीम जो है न्यूज़ के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई है और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब जो कथाकथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि ज़मीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, तो देखिए हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। ये दरअसल लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान जमीन के बदले ग्रुप डी में नौकरी देने का मामला है और लालू परिवार का दावा है कि रेलवे ने कभी इसे धांधली या घोटाला नहीं माना। ये प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है नौकरी को लेकर के। आप बता दीजिए कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए तो घोटाला किस बात की भाई? जो कारनामे आपने किए हैं उन कारनामों की सजा तो मिलेगी और जांच से आपको डर लगता है तो आप उसको 24 का आपातकाल तो लगाने वाले लोग के साथ आप सरकार में हैं। जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया उन्हीं के साथ तो आप सरकार चला रहे हैं, तो हम पर यह आरोप न लगाए। हाँ, हम भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे। हालांकि 4 घंटे के पूछताछ के बाद जैसे सीबीआई टीम निकली, राबड़ी देवी भी विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेने पहुंची। सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। काम का हुआ मैम, बार परेशान किया जा रहा है आप लोगों को। अरे हजारों बार परेशान करेंगे हम लोग, बोलेंगे। अब मंगलवार को लालू यादव से पूछताछ होगी और अगले हफ्ते तेजस्वी यादव को इस मामले में कोर्ट के सामने उपस्थित होना है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आबकारी घोटाले मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 दिन की रिमांड के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि अब उन्हें सिसोदिया की रिमांड नहीं चाहिए। सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। तिहाड़ की जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया को रखा जाएगा और सत्येंद्र जैन तिहाड़ की जेल नंबर 7 में है। सीबीआई रिमांड पर रहने के बाद दिल्ली आबकारी घोटाले के कथित मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मनीष सिसोदिया हंसते हुए कोर्ट रूम में पहुंचे। सिसोदिया को पेश करते ही सीबीआई ने कहा कि अब उन्हें रिमांड की जरूरत नहीं है। इस पर कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए सिसोदिया को जेल भेज दिया। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड खत्म हुई, मतलब सीबीआई जो मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी वो भी खत्म हुई, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि अभी के लिए मनीष सिसोदिया को आप न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए, लेकिन ज़रूरत हुई तो मनीष सिसोदिया को कस्टडी में लेके सीबीआई फिर से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई हर रोज एक ही तरह के सवाल कर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। सिसोदिया कुल 7 दिन तक सीबीआई की रिमांड पर रहे। ईडी और सीबीआई जानती है कि इसमें सबूत नहीं है और इसमें कुछ साबित नहीं होगा, मगर क्या है कि बिना कुछ साबित किए ही किसी को कैसे जेल में रखा जाए, तो जो प्रोसेस है इसको इस तरह से बनाया गया और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में जबरदस्ती इस प्रोसेस को इस तरह से बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें इस तरीके की रखी गई कि साहब जिसके ऊपर आरोप है वो साबित करे कि वो जो है वो बेगुनाह है। अब वो कैसे साबित करेगा? वो तो कह ही रहा है कि वो बेगुनाह है, तो एजेंसी को साबित नहीं करना कि वो गुनाहगार है, ये आरोपी जो है वो साबित करे। अब वो साबित करने में समय लगेगा।
और उस समय तक जो है आप उसको प्रताड़ित करेंगे। देखिए, ये 20 मार्च तो अभी तो जांचें आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है ये 20 मार्च 20 महीने हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं, और एक बार फिर से लोगों को ये विश्वास हुआ है, हमारे दिल्ली के लोगों को, कि अपराध करने वाले का जो हश्र होता है वही मनीष सिसोदिया के साथ हो। कोर्ट का आदेश आते ही मनीष सिसोदिया को एक आम कैदी की तरह जेल वैन में तिहाड़ जेल ले जाया गया। दिल्ली सरकार में वो दूसरे ऐसे मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल गए हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी कई महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी, हालांकि तब उन्हें कोर्ट में पेश नहीं होना होगा। मनीष सिसोदिया अब एक आम कैदी की तरह तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद हैं। उनकी सुरक्षा और निगरानी को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। अब 10 मार्च का दिन उनके लिए काफ़ी अहम होगा, क्योंकि 10 मार्च को उनकी बेल पर सुनवाई है। वहीं ये देखना होगा कि क्या ईडी उनकी रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल विजय चौधरी उर्फ उस्मान को यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया है। यूपी पुलिस के मुताबिक उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मी पर गोली चलाने वाले विजय कुमार उर्फ उस्मान का सोमवार तड़के यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें उस्मान के प्रयागराज आउटर में होने की खबर मिली थी। नजदीक पहुंचते ही उस्मान ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में उस्मान मारा गया और एक सिपाही घायल हुआ। उस्मान पे 50,000 का इनाम था तथा सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल तथा कुछ जीवित और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। शूटआउट में शामिल 5 शूटरों में उस्मान पहला है जिस तक पुलिस पहुंच पाई है। पूरे मामले में अब तक पुलिस अरबाज जो कि हमलावरों का ड्राइवर था उसका एनकाउंटर कर चुकी है। उस्मान जिसका आज एनकाउंटर किया है, उस्मान शूटर है। इसके अलावा पुलिस सदाकत खान जिसके कमरे में बैठ करके पूरी साजिश रची गई थी उसको गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अब जो बाकी 4 शूटर हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। इसमें जो गुड्डू मुस्लिम है वो अब तक फरार है। गुड्डू मुस्लिम वीडियो में बम मारते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा मोहम्मद गुलाम साबिर अब तक फरार है। इस पूरे मामले में माफिया अतीक अहमद का बेटा भी फरार है। अतीक अहमद का बेटा भी शूटआउट में शामिल था। उसका नाम असद अहमद है। असद अहमद के ऊपर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा है। पुलिस ने उस्मान से पहले शूटरों के ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर किया था और साजिशकर्ता सदाकत खान को गिरफ्तार किया था। आज जो मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ में दूसरा जो हत्यारा था वह भी मारा गया है और मैं पुलिस की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहता हूं। आगे जो बचे हुए अपराधी हैं उनको पकड़ करके कानून के अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का काम किया जाएगा। यूपी पुलिस 11 दिनों से शूटरों की तलाश में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अब तक हत्याकांड से जुड़े 11 लोगों के घर बुलडोजर से जमींदोज कर चुका है, जिसमें से एक घर में माफिया अतीक अहमद का परिवार रहता था। प्रयागराज से सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर पूर्व सांसद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी महापौर अभिलाषा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयशा नूरी ने कहा कि मंत्री ने हमारे भाई से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे।
मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े। मध्य प्रदेश के सतना में एक शख्स को दिन दहाड़े बीच चौराहे पर गोली मार दी गई और 22 लाख रुपए लूट लिए गए। जिस शख्स पर हमला हुआ वो शराब ठेका कंपनी भाटिया ग्रुप के मैनेजर थे। उनका नाम संजय सिंह था। हमेशा की तरह वो दुकान से कैश लेकर बैंक में जमा करने पहुंचे थे। 4 पहिया वाहन से वो बैंक पहुंचे थे और तभी बैंक के सामने 2 बाइक पर सवार 5 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली संजय सिंह के सिर पर लगी और उनकी मौत हो गई। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है और इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो के जरिए माहौल बिगाड़ने के मामले में बिहार पुलिस ने अमन कुमार नाम के एक शख्स को जमुई से गिरफ्तार किया है, जहां पर तमिलनाडु पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। वहीं बिहार पुलिस ने ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक को 3 महीने तक सारी जानकारी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें डिलीट ना किया जाए। साथ में आर्थिक अपराधों की शाखाओं के तहत भी बिहार पुलिस मामला दर्ज कर रही है। बीजेपी और डीएमके के बीच हिंदी भाषी मजदूरों पर फर्जी हमले को लेकर सियासत चल ही रही थी कि अब बिहार में जमीन तलाशते रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चेन्नई पहुंचे। स्थानीय मजदूरों से मुलाकात की। अगर ये फेक न्यूज भी है तो भैया कौन लोग हैं जो इस फेक न्यूज को फैला रहे हैं? कौन लोग हैं जो ये डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं? उन लोगों को भी आपको चिन्हित करना होगा और उन लोगों के साथ भी कड़ी कार्रवाई आप लोगों को करनी होगी। अगर कोई एक भी तस्वीर या एक भी वीडियो अगर सही है तो वो गलत है और उन लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिहार के अधिकारियों का डेलीगेशन भी इससे पहले त्रिपुर में हिंदी भाषी मजदूरों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाता दिखा, लेकिन डर अब भी इनके मन में समाया हुआ है। मैं घर जा रहा हूँ आज। लेकिन वापस आएंगे? थोड़ा इधर माहौल थोड़ा खराब हुआ था। अभी ठीक है ना? अभी ठीक नहीं है। अभी ठीक होगा तो हम लोग आएंगे। मार काट का फर्जी वीडियो जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर हुआ, उससे तमिलनाडु में हालात बिगड़ने लगे। वहां की फैक्ट्रियों में 25 लाख के आसपास उत्तर भारत के मजदूर काम करते हैं। वो घबरा गए। रेलवे स्टेशन पर भीड़ बेकाबू होने लगी। ऐसे में तमिलनाडु और बिहार के मुख्यमंत्रियों ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बनाया। तो अब बिहार के जमुई से अमन कुमार नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। उस पर सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो शेयर करने का आरोप है। सोशल मीडिया या दूसरे माध्यम से अफवाह फैलाने वालों की धरपकड़ के लिए बिहार पुलिस ने 10 अधिकारियों की विशेष टीम बनाई है। तमिलनाडु की एसआईटी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को तलाश रही है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता भी शामिल हैं। तमिलनाडु पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक राष्ट्रीय दैनिक भी शामिल है। इधर बिहार पुलिस अफवाहों से दूर रहने की सलाह दे रही है। और वीडियो को जारी किया गया जिसमें था कि बिहार के रहने वाले लोगों के साथ में वहाँ के स्थानीय निवासी मारपीट कर रहे हैं, जबकि यह पाया गया कि झारखंड एवं बिहार के बीच की घटना है। इसमें तमिलनाडु का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा तमाम उकसाने वाले, भड़काने वाले मैसेज और पोस्ट भी वहाँ किए गए हैं और उसके संबंध में भी जो है हम लोगों ने
4 लोगों पर नामजद जो हमारे गड़बड़ पोस्ट थे, वीडियो थे, उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया। तमिलनाडु सरकार ने अगर वक्त रहते कार्रवाई न की होती तो वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट के सहारे हिंसा भड़काने की यह पहली कोशिश हो। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है और हिंसा भी हुई है, लोगों की जान भी गई है। लेकिन कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व बच निकलते हैं। पटना से मनीष कुमार के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ पर आश्रम फ्लाईओवर का एक्सटेंशन जो था उसको खोल दिया गया है। दिल्ली में आश्रम फ्लाईओवर का एक्सटेंशन सोमवार से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और लोगों को अब जाम से यहां पर निजात मिलेगी। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से धौला कुआं से लेकर नोएडा तक का जो सफर है वो सिग्नल फ्री हो जाएगा। फ्लाईओवर फिलहाल हल्के वाहनों के लिए खोला गया है। भारी वाहनों की एंट्री इस फ्लाईओवर पर फिलहाल बंद रहेगी। परिमल कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। 3 रेड लाइट से फ्री हो जाएंगे और एक तरह से अब नोएडा से ऑल इंडिया मेडिकल तक बिना रेड लाइट के आप फर्राटे से वहां पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लोगों को थोड़ी तकलीफ़ तो हुई इस दौरान, क्योंकि काफ़ी आज जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ट्रैफिक की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जब भी कोई अच्छा काम होता है थोड़ी तकलीफ़ तो उठानी पड़ती है। हफ्तों से इंतजार था इस चहल पहल का। यह है सिग्नल फ्री आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन। इंतजार लंबा रहा लेकिन दूरी घटने वाली है, क्योंकि इस पर सिग्नल की कोई रोक टोक नहीं। आश्रम फ्लाईओवर से जुड़ने वाला 1.4 किलोमीटर लंबा आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन डीएनडी को जोड़ता है। अभी 2-4 छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं। जैसा बताया गया कि हाई टेंशन वायर एक है, तो कुछ दिन तक अभी इस पे लाइट व्हीकल्स चलेंगे। जब वो हाई टेंशन वायर हटा दी जाए, वो हो जाएगा, तो दूसरे व्हीकल्स को भी अनुमति दे दी जाएगी। दिल्ली में टोटल अभी तक 101 फ्लाईओवर और अंडरपास हैं। उसमें से लगभग 27 फ्लाईओवर और अंडरपास पिछले 7 साल में हमारी सरकार के दौरान बने हैं। तो हमारे से पहले 65 साल में 74 बने थे और हमारे टाइम में 27 बने हैं। अभी आने वाले दिनों में 15 बड़े बड़े फ्लाईओवर या फ्लाईओवर के एक्सटेंशन या डबलिंग ऑफ फ्लाईओवर, इस तरह से 15 और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। करीब 3.5 लाख गाड़ियां रोजाना महारानी बाग और आश्रम के इस रास्ते से गुजरती हैं और जनवरी से एक्सटेंशन का काम शुरू होने के बाद ये रास्ता जाम में जकड़ा हुआ कुछ यूं दिखने लगा। हालांकि जाम से आश्रम चौक का नाम पुराने वक्त से जुड़ा है। मैंने देखा ये तो खुल गया है, तो मैंने इसी पे आज तो आसान हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत आनंद आया इस रोड पे चलने में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतनी खुशी हो रही है, ये एवरी डे का घंटों खराब करता था। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना जल्दी सक्सेस होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। 164 करोड़ रुपए की लागत से तैयार आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन दक्षिणी दिल्ली के रास्ते नोएडा जाने वाले या फिर उधर से दक्षिणी दिल्ली आने वालों की मुश्किल भरी राह आसान करेगा। इसको खोलने की पहली डेडलाइन 15 फरवरी थी, फिर 28 फरवरी हुई और अब 6 मार्च को आखिरकार ये काम पूरा हो सका। जाम में जकड़ी दिल्ली को लेकर आज की ये कोशिश है। लगातार बढ़ते ट्रैफिक के बोझ के मद्देनजर आज की ये कोशिश कल को लेकर भी है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार की इस सोच के जरिए लोगों के समय की बचत होगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।